मेरे भूगोल के प्रिय साथियों, आज आपके परिचर्चा का विषय हमने विद्वान कार्ल रिटर को रखा है। यानी भूगोल में या भौगोलिक चिंतन में विद्वान कार्ल रिटर का क्या योगदान है, उनका जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, किन किन वर्षों में कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई, उनके अध्ययन की विधि क्या थी और उनकी जो विचारधाराएं थीं, किन किन विचारधाराओं में उन्होंने शिरकत किया और कौन कौन से उनके अपने चिंतन थे। इस तरह से कार्ल रिटर अपने विभिन्न कार्यशैली के द्वारा भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसको हमने कुछ शब्दों में समेकित करने का प्रयास किया है। विद्वान कार्ल रिटर का जो समय है वह 1779 से लेकर 1859 ईस्वी तक का है। ऊपर आपके द्वितीय पंक्ति में यह बात लिखी गई है। ये एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे और इनके पिताजी एक डॉक्टर थे। बाल्यकाल में ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया। परिणामतः इनके सभी भाई बहन यानी 4 लोगों की जीवन के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी मां को उठाना पड़ा। विद्वान कार्ल रिटर का संबंध सौभाग्य से उस समय के शिक्षा शास्त्री क्रिश्चियन साल्ज़मैन के से हो गया और क्रिश्चियन साल्ज़मैन विद्वान कार्ल रिटर को अपना शिष्य बना लेते हैं और उसके बाद उनको एक निजी प्रयोगशाला में ले जा कर के एक निजी प्रयोगशाला में या शिक्षण संस्थान में उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर देते हैं और वहाँ पर ये अपने ज्ञान प्रयोग प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से अपने अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक शिक्षा व्यवस्था में आपने अधिक ज्ञान अर्जन किया और वहीं पर धीरे धीरे इनका संबंध विद्वान गॉड्समुथस से हो जाता है और ये एक शिक्षक थे मुथस साहब। इनके संरक्षण में आप प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर भूगोल की शिक्षा देने में अभिरुचि रखते थे और विद्यालय के शिक्षक बच्चों को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों को समझाने के लिए प्रेरित करते थे और उनकी व्याख्या करते थे। विद्वान हार्डशोर्न ने आपके बारे में लिखा था कि रिटर के समय और उसके बाद शायद ही किसी विद्यार्थी को इतने व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया हो जितना कि रिटर को तैयार किया गया था, क्योंकि आपको पूर्व में ही हमने बताया कि क्रिश्चियन साल्ज़मैन और गॉड्समुथस का योगदान या संरक्षण इनको प्राप्त था। उनकी देखरेख में, इन दोनों विद्वानों की देखरेख में विद्वान कार्ल रिटर की तैयारी या शिक्षा की व्यवस्था थी और सन 1807 ईस्वी में विद्वान हम्बोल्ट से इनकी मुलाकात होती है और हम्बोल्ट के दृष्टिकोण और उनकी पर्यवेक्षण की शैली से कार्ल रिटर अधिक प्रभावित थे। कार्ल रिटर ने गाटिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, रसायन, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। यूनानी और लैटिन भाषाओं का भी विश्वविद्यालय स्तर पर आपने गहराई से अध्ययन किया था।
इसके साथ साथ इतिहास तथा भूगोल का भी आपने बड़ी गहराई, लगन और रुचि के साथ अध्ययन किया था। रिटर की अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। हमने बताया था कि रिटर की जो पुस्तक थी 1804, 1807, 1806, 1811, 1817, 19, 33 और 59 में इनकी विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित हुईं। विद्वान कार्ल रिटर की महत्वपूर्ण कृति अड्कुंडे थी और अड्कुंडे के बारे में आपको बताया कि उसमें कुल 19 खंड थे, जिसमें प्रथम खंड 1817 में प्रकाशित हुआ, दूसरा खंड 1818-19 में प्रकाशित हुआ, 6 खंड 1833 तक प्रकाशित हो गए और 1859 जिस साल उनका अवसान हुआ उस साल कुल 19 खंड इनके प्रकाशित हुए थे। 1804 ईस्वी में इन्होंने यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण नामक पुस्तक लिखा था और प्रथम प्रकाशन हुआ और इसका द्वितीय खंड का प्रकाशन यूरोप की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकीय चित्रण का 1807 ईस्वी में हुआ था। यूरोप के 6 मानचित्रों का प्रकाशन 1806 ईस्वी में हुआ। 1811 ईस्वी में आपका शोध पत्र प्रकाशित हुआ और इस तरह से अनेक पुस्तकों का आपने प्रकाशन किया था। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है अड्कुंडे। अड्कुंडे जो 19 खंड में लिखी गई थी, उसके प्रथम खंड में अफ्रीका और द्वितीय खंड में एशिया महाद्वीप का वर्णन मिलता है। और ये फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर जब कार्य कर रहे थे तो उन्होंने इस पूरे अड्कुंडे को 19 खंडों में लिख डाला था। विद्वान डिकिंसन ने 1969 में बताया कि रिटर के भूगोल को अड्कुंडे या भूविज्ञान घोषित किया था। रिटर ने भूगोल को अड्कुंडे या भूविज्ञान के रूप में घोषित किया था, जिसमें स्थानीय दशाएं, वहाँ के सामयिक और औपचारिक भौतिक विषमताओं के संदर्भ में स्थानों की विशेषताओं को सम्मिलित किया था। इनके 1817 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी तक 19 खंड प्रकाशित हो चुके थे। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि यहाँ इस अड्कुंडे में यूरोप पर उनका कोई भी खंड प्रकाशित नहीं हुआ था और इस पुस्तक के बारे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है। विद्वान कार्ल रिटर की पुस्तक और उनकी रचनाएं, उनकी जो है जीवन शैली के बाद अब हम परिचर्चा करते हैं कि विद्वान कार्ल रिटर की अध्ययन की जो शैली थी वो कैसी थी और उसमें इन्होंने किन किन शैली का प्रयोग किया था अपने अध्ययन में। तो उनकी सबसे पहली अध्ययन विधि थी आनुभविक अध्ययन विधि। हमने आपसे डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल मेथड, इसका क्या अर्थ होता है और इस विधि का कैसे उपयोग किया जाता है। रिटर आनुभविक विज्ञान मानते हुए भूगोल को एक आनुभविक विज्ञान के रूप में माना, स्वीकार किया और भौगोलिक अध्ययन के लिए आनुभविक विधि का प्रयोग किया। और रिटर ने फॉरेस्टर का अनुसरण करते हुए निरीक्षण पद्धति पर, पर्यवेक्षण पर, शोध पर विशेष बल दिया करते थे। यद्यपि रिटर आर्मचेयर भूगोलवेत्ता का विरोधी था, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक शुद्ध प्रेक्षण करके उन्हें एकत्रित करके सत्य का निश्चय करने, सत्य को जांचने परखने की विधि को अपनाने के वे पक्षधर भी थे। रिटर ने अपने भूविज्ञान अड्कुंडे में लिखा था कि मेरा मुख्य उद्देश्य केवल अपने पूर्ववर्ती लोगों की अपेक्षा
अधिक मात्रा में तथ्य एकत्रित करना नहीं है, बल्कि इस प्रकृति की विभिन्नता में निहित सामान्य नियमों को स्पष्ट करना है। इन नियमों का संबंध प्रत्येक तथ्य से क्रमशः मिलाना है। विशुद्ध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ग्लोब पर दृष्टव्य बाह्य विविधता असंबद्धता से अंतर्निहित पूर्ण एकता एवं लयबद्धता जो मनुष्य एवं प्रकृति के पारस्परिक अंतर संबंध में मूर्तिमान है, इसी का उद्घाटन करना कार्ल रिटर का मुख्य उद्देश्य था। आपको पता होना चाहिए कि आनुभविक विधि का तात्पर्य यह होता है कि हम लोग कोई भी भूगोलवेत्ता पर्यवेक्षण, वेधशाला, नियम का प्रयोग करना, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना, प्रेक्षित तत्व सूचनाओं को एकत्रित करना और सामान्यीकरण का नियम प्रतिपादित करना ही आनुभविक एम्पिरिकल मेथड माना जाता है। तुलनात्मक विधि उनकी दूसरी महत्वपूर्ण विधि थी। उस तुलनात्मक विधि में विद्वान कार्ल रिटर ने भूगोल के विविध तथ्यों के कारण संबंधों की व्याख्या करने के पक्षधर थे। अड़कुंडे का जो उपशीर्षक था सामान्य तुलनात्मक भूगोल, जनरल कॉम्परेटिव ज्योग्राफी नाम रखा गया। वह समस्त भौगोलिक विवरण जो वर्णन एक सीमित न रह करके उसके आगे तक फैला होता था, तुलनात्मक भूगोल कहलाता था। वे अपने इस विधि के माध्यम से यह व्याख्यायित करने का प्रयास करते थे कि भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से कैसे तुलनात्मक रूप से कितना और कैसे फिट बैठते हैं, उनकी विशेषताओं का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। अड़कुंडे का इसीलिए दूसरा नाम सामान्य तुलनात्मक भूगोल भी रखा था। इस अध्ययन विधि में तीसरी विधि है विश्लेषण और संश्लेषण की विधि। रिटर पहले समस्त जो सूचनाएं एकत्रित करते थे उसका वे विश्लेषण करते थे। तुलनात्मक विधि आपने जाना, उससे तुलना करते थे और तुलना और विश्लेषण करने के बाद उन सूचनाओं का एकत्रित सूचनाओं का संश्लेषण करते थे और समेकित करके एक सामान्य नियम बनाते थे। इस तरह से यह अध्ययन पद्धति भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में निस्संदेह सहायक होती गई। यानी कार्ल रिटर का जो योगदान था भूगोल को वैज्ञानिक बनाने में निस्संदेह था। यानी वे अपने अनुभविक विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, संश्लेषण विश्लेषण विधि द्वारा भूगोल को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी चौथी जो अध्ययन विधि थी वह थी मानचित्रण विधि। रिटर महोदय ने भौगोलिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए भूगोलवेत्ताओं को या जो भी जागरूक लोग हैं उनको समझाने के लिए मानचित्रण विधि का उपयोग करते थे। यानी वे हमेशा मानचित्र का सहयोग लेते थे, रेखा चित्र का सहयोग लेते थे। जैसा कि हमने बताया था कि उन्होंने अपने 6 भौतिक मानचित्र भी यूरोप के बनाए थे और अड़कुंडे के प्रादेशिक मानचित्र भी बनाए। उन्होंने अड़कुंडे के जो विभिन्न खंड 19 खंड लिखे, उसमें उन्होंने विभिन्न प्रदेशों का मानचित्र भी शामिल किया था। इस तरह से कार्ल रिटर की जो विचारधारा थी वे मानचित्र पर आधारित हुआ करती थी। यानी वे किसी स्थान की व्याख्या विश्लेषण मानचित्र के आधार पर करने के पक्षधर थे। विद्वान कार्ल रिटर की जो विचारधारा थी, हमने लिखा पार्थिव एकता की विचारधारा, नियतिवाद की विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा, मानव केंद्रित विचार यानी ईश्वर परक दृष्टिकोण, प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम, संपूर्णता की संकल्पना, प्रादेशिक भूगोल दृढ़ भूगोल है या जीवने का प्रभाव, प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, जीवने का प्रभाव आदि उनके विचारधाराएं थी जिसमें उनका अपना योगदान था।
इसी योगदान के कारण कार्ल रिटर महोदय एक नक्षत्र के रूप में माने जाते हैं। और इसमें पहली विचारधारा है पार्थिव एकता की विचारधारा। विद्वान कार्ल रिटर पार्थिव एकता यानी प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। वे सभी जैविक, अजैविक, मानवीय और गैर मानवीय जो भी जड़ चेतन है सबको वे प्राकृतिक एकता में शामिल करते थे। उनका का मानना था कि किसी भी भाग का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर अस्तित्व की बात आएगी तो इससे एकता नष्ट हो जाएगी। और संपूर्णता की ही मेन विचारधारा थी, यानी वे संपूर्णता के पक्षधर थे। जैसे कोई भी तत्व छिद जल पावक गगन समीर पंच तत्व से बना शरीर, अगर इसमें से किसी एक तत्व को अलग कर दिया जाए तो शायद जैव तत्व का ही निर्माण न हो। अपने प्रकाशन में 1804 ईस्वी में आपने शुद्ध भूगोल का विरोध किया था। शुद्ध भूगोल का मतलब ये होता है कि हम भूगोल की जितनी भी इकाइयाँ हैं उसका सब का अध्ययन हम प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत करें या प्राकृतिक आधार पर करें। यानी जो भी हम प्रदेश बनाएं, जो भी हम क्षेत्र का अध्ययन करें, उसकी सीमाओं का निर्धारण नदी, पर्वत, पठार, दलदल आदि जैसे प्राकृतिक भूदृश्य के आधार पर किया जाए, इस बात का वे विरोध किया था। कार्ल रिटर ने शुद्ध भूगोल का विरोध किया था, क्योंकि शुद्ध भूगोल प्राकृतिक भूदृश्य पर अधिक बल देता है और इस तरह से भूगोल में किसी क्षेत्र की समस्त वर्तमान पारिस्थितिकी का वर्णन किया जाना चाहिए, जिससे पार्थिव एकता कायम रहेगी। जहाँ तक उनके नियतिवाद की विचारधारा का प्रश्न होता है तो कार्ल रिटर महोदय पर्यावरणीय नियतिवाद के समर्थक थे। उनके विविधता में ऐतिहासिक विविधता या भौगोलिक जो भी सिस्टम है, यानी जो भी इस प्रकृति में विद्यमान है, वे सब किसी न किसी प्रदेश का जो भी मानव जीवन है, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो भी राजनीति है, उन सब पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी पर्यावरण के प्रभाव से न तो मानव जीवन और ऐतिहासिक घटनाएं, राजनैतिक जीवन किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं है, न तो वह अछूता है। उनकी अगली विचारधारा प्रगतिशील विचारधारा थी। यानी विद्वान कार्ल रिटर प्रोग्रेसिव माइंड के थे, उनकी आइडियाज़ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थी और इसी कारण से वे विचारधारा के माध्यम से भूगोल हमेशा निरंतर विकसित होता रहा। वे शुद्ध भूगोल के आलोचक थे, किंतु बाद में अड़कुंडे में प्रादेशिक प्रदेशों के अनुसार ही भौगोलिक वर्णन किया, इसलिए इनकी विचारधारा प्रोग्रेसिव मानी जाती। वे रूढ़वादी नहीं थे। जैसे एक बार शुद्ध भूगोल का उन्होंने विरोध कर दिया तो अगली रचनाओं में या आगे चल कर के वे शुद्ध भूगोल के अनुसार ही व्याख्या करें, विषय चाहे गलत ही क्यों न हो जाए। लेकिन कार्ल रिटर महोदय सही वस्तु को, सही तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी व्याख्या विश्लेषण करने के लिए अपनी विचारधाराओं में भी वे संशोधन कर लेते थे। इसीलिए इनकी विचारधारा प्रोग्रेसिव मानी गई। जैसे हमने उदाहरण बताया कि वे पहले शुद्ध भूगोल के समर्थक थे, विरोधी थे, और बाद में जब अड़कुंडे में उन्होंने प्रदेश के अनुसार भौगोलिक तथ्यों का वर्णन किया तो वहाँ पर प्राकृतिक तथ्यों का उन्होंने सहारा लिया। इस दृष्टिकोण से संशोधन और परिपक्वता के लक्षण विद्वान कार्ल रिटर के विचारधारा में पाया जाता है। विद्वान कार्ल रिटर की विचारधारा मानव केंद्रित विचारधारा थी, जो चौथी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। उनका उद्देश्य था मानव केंद्रित दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना, उसमें मानव और प्रकृति को संबंधित करना है। यानी मानव केंद्रित भूगोल पर वे हमेशा बल देते थे और पृथ्वी तल
का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाना चाहिए। रिटर स्पष्ट कहा करते थे उनके शब्दों में, जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार से पृथ्वी की रचना या पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। इस विचारधारा या इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान कार्ल रिटर की विचारधारा पूरी तरह से मानव केंद्रित विचारधारा थी। विद्वान हेटनर ने बताया कि रिटर ने मनुष्य पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि वह प्रकृति और मनुष्य के पूर्ण संबंधों को निर्धारित करने के उद्देश्य को ही भूल गए थे। यानी जो मानव और प्रकृति पर्यावरण के पूर्ण संबंध हैं, जिसकी व्याख्या किया जाना चाहिए, उस संबंध को वे भूल चुके थे, कार्ल रिटर महोदय भूल चुके थे। ऐसी बात विद्वान हेटनर ने कार्ल रिटर के बारे में बताया था। कार्ल रिटर की जो पांचवी विचारधारा की व्याख्या हम करना चाहते हैं वह ईश्वर परक दृष्टिकोण है। विद्वान कार्ल रिटर का ये मानना था कि विश्वास था कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना एक निश्चित उद्देश्य से किया है। उनका मानना था कि महाद्वीप की संरचना, उसका विस्तार, उसकी उच्चावच, धरातल का स्वरूप, ये अपने आप नहीं हो गया है, बल्कि कुछ ईश्वरीय नियम के द्वारा संपन्न हुआ है। और रिटर इस बात को मानते थे कि यानी वे धार्मिक विश्वास से प्रेरित थे और ईश्वर प्रकृति में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। हार्डसोन ने बताया कि रिटर के भूगोल में धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या की कुंजी थी जिनकी व्याख्या विज्ञान द्वारा नहीं हो सकता था। विज्ञान के पास तीन ऐसे मौलिक प्रश्न है तथ्य थे भूगोल के तीन ऐसे मौलिक तथ्य थे जिसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता है। दूसरा प्रश्न है, मानव गृह के रूप में विश्व की प्रमुख भू इकाइयों में विभेदीकरण विभिन्नता पाई जाती है। और तीसरा, पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी हैं। यानी जो तीन यह मौलिक प्रश्न है, इसका उत्तर कभी भी विज्ञान जगत में प्राप्य नहीं है। रिटर ईश्वरीय विश्व की योजना को समझने के लिए पृथ्वी संबंधी ज्ञान अर्जन का उन्होंने अनवरत सतत प्रयास किया था। और जिस प्रकार विकासवाद की व्याख्या प्राकृतिक वैज्ञानिक किया करते हैं, रिटर का विश्वास पूरी तरह से था कि यह प्रकृति का जो कुछ भी सिस्टम आप देख रहे हैं उसका एक योजना है, उसका एक उद्देश्य है। निरुद्देश्य कोई भी घटना यहाँ पर नहीं घटती है। यानी इसी कारण से उनके विचारधारा को यानी जो भी इस प्रकृति में विद्यमान है वह ईश्वर एक उद्देश्य के द्वारा यहाँ पर क्रियान्वित किया है, या जो भी चिन्ह है, जो भी भूदृश्य हैं, उसके पीछे प्रकृति का या ईश्वर का कोई न कोई उद्देश्य है। नेक्स्ट विचारधारा प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम की है। विद्वान रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधि को अपनाया था। उन्होंने पूरे भूतल को छोटी छोटी इकाइयों में प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करके भौगोलिक अध्ययन करने के वे पक्षधर थे। प्रदेशों के सीमांकन के लिए उन्होंने प्राकृतिक भूदृश्य है उसको उन्होंने अपनाया, न कि राजनीतिक सांख्यिकी भूदृश्य को अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी विचारधारा, पुनः हम चर्चा करेंगे कि इनकी विचारधारा प्रगतिशील थी। विद्वान कार्ल रिटर प्रगतिवादी थे। एक बार शुद्ध भूगोल का विरोध किया था प्रारंभिक समय में, लेकिन बाद में जब वे प्राकृतिक प्रदेश का वर्णन करते हैं, उस प्राकृतिक प्रदेश के सीमांकन के लिए नदी घाटी, पर्वत पठार, मैदान की चर्चा करते हैं। और इस तरह से उन्होंने राजनीतिक सांख्यिकी भूगोल के आधार पर
प्रदेशों का सीमांकन नहीं किया। उन्होंने जो प्राकृतिक प्रदेश थे उसके लिए जर्मनी भाषा लांडरकुंडे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। जर्मन भाषा के लांडरकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। यह प्राकृतिक प्रदेश के लिए किया जा रहा था। संपूर्णता की संकल्पना, उनकी आपकी 7वीं संकल्पना की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। वह है संपूर्णता की संकल्पना। विद्वान कार्ल रिटर का उद्देश्य हमेशा एकाकी तथ्यों के समस्त घटनाओं की, यानी जितनी भी घटनाएं किसी तथ्य की हों उस सभी की व्याख्या किया जाए। उनका मानना था कि अगर हम लोग केवल प्राकृतिक तत्व या केवल मानवीय तथ्य के आधार पर भूगोल के समस्त पहलुओं का वर्णन नहीं कर सकते, भूगोल की रचना नहीं कर सकते, बल्कि पूर्णता के लिए सभी शक्तियों का संयोजन, सभी में आपस में संबद्धता अनिवार्य है। अर्धकुंडे के प्रथम खंड में उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक वर्णन में इसी संकल्पना को आधार बनाया है, यानी जो भी वहाँ पर प्राकृतिक या मानवीय तत्व हैं सबको समेकित वर्णन के वे पक्षधर थे। उन्होंने अफ्रीका को 4 भागों में बांटा और उन 4 भागों को पुनः छोटे छोटे उपभागों में बांटा और सभी का वर्णन क्रमबद्ध विधि से उन्होंने पूर्ण किया और उसका भौगोलिक विवेचन किया, यानी पहले प्रदेश, प्रदेश से छोटे प्रदेश, फिर उप प्रदेश और फिर उसका वर्णन वो क्रमबद्ध विधि से उन्होंने किया। इस तरह से उनके अध्ययन में पार्थिव एकता की भी विचारधारा स्पष्ट परिलक्षित होती है। संपूर्णता की संकल्पना या पार्थिव एकता की विचारधारा इनकी अर्धकुंडे में स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, रिटर प्रादेशिक विधि को अपनाया था, लेकिन भूतल के विभिन्न भागों को उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उसका अलग अलग वर्णन किया था। उन्होंने विविधता का, जो प्रकृति में विद्यमान विविधता है, उस विविधता में एकता, और रिटर के प्रादेशिक भूगोल का ये मूल मंत्र है, यानी जो प्राकृतिक प्रदेश थे या प्रकृति में जो विद्यमान विविधता थी उसमें कैसे एकता स्थापित किया जाए, और उसी एकता के आधार पर उन्होंने प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया। आपने पढ़ा, अभी आपने डिस्कस किया कि अफ्रीका जो उनके अर्धकुंडे के प्रथम खंड में लिखी गई थी, अफ्रीका का भौगोलिक वर्णन किया गया था, उसको उन्होंने प्रदेश में बांटा था, प्रदेश को उप प्रदेश में बांटा था और उसके बाद उसका अध्ययन उन्होंने क्रमबद्ध विधि से किया था। रिटर के अनुसार जो प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल है दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी दोनों में किसी एक को नकारा नहीं जा सकता है। क्रमबद्ध भूगोल पृथ्वी के संपूर्ण सतह का विस्तार परक अध्ययन है, यानी अध्ययन वह विस्तार से करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल पृथ्वी को छोटी छोटी क्षेत्रीय इकाइयों के गहन अध्ययन का मूल आधार है। इस प्रकार से क्रमबद्ध भूगोल का दृष्टिकोण सामान्य है और प्रादेशिक भूगोल का दृष्टिकोण विद्वान कार्ल रिटर के अनुसार प्रादेशिक भूगोल का जो अध्ययन है वह पूरी तरह से विशिष्ट है, यानी क्रमबद्ध भूगोल सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल विशिष्ट भूगोल के रूप में कार्ल रिटर महोदय ने स्वीकार किया था। ज्यूने यानी शुद्ध भूगोल को उन्होंने अस्वीकार किया। जैसे ज्यूने का प्रभाव, यह अंतिम विचारधारा उनकी हम डिस्कस करते हैं। ज्यूने की विचारधारा शुद्ध भूगोल की विचारधारा को अस्वीकार किया था और उसे अवैज्ञानिक बताया था। रेने जागरफी इज नथिंग मोर देन ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरेन
रेन जाग्राफी इज नथिंग मोर दैन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरेन, यानी रेन जाग्राफी कुछ भी नहीं है, यह केवल एक डिस्क्रिप्शन, एक व्याख्या मात्र है टेरेन का। इसके विचार जीवने से मिलते जुलते थे, जो किसी क्षेत्र की भू रचना, जलवायु, वनस्पति, मनुष्य में अंतर संबंध को मानता था। यानी रेने आर प्योर जाग्राफी, शुद्ध भूगोल जो थी, इम्पैक्ट ऑफ जीवने, यहाँ पर गेटरर, होमेयर और जीवने की विचारधारा की बात आती है। यानी हम विद्वान कार्ल रिटर पर प्रारंभिक समयों में शुद्ध भूगोल के जो समर्थक विद्वान जीवने थे और आपके गेटरर, होमेयर थे, उनका प्रभाव था। लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी जो प्रगतिवादी विचारधारा थी, यानी एक बार शुद्ध भूगोल का उन्होंने विरोध किया था, बाद में शुद्ध भूगोल को वे स्वीकार कर लेते हैं। वे किसी तरह से किसी लीक पर चलने के हिमायती नहीं थे। जहाँ पर भी कार्ल रिटर को ये लगता था कि उनकी विचारधारा में कहीं कोई कमी है, तो वे उस विचारधारा का विश्लेषण करके उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करने का प्रयास करते थे। इसीलिए विद्वान कार्ल रिटर को हम लोग एक प्रगतिशील चिंतक, विचारक के रूप में मानते हैं। जैसे पहले वे शुद्ध भूगोल के विरोधी थे, बाद में वे शुद्ध भूगोल के भी समर्थक हो गए। अपने अर्थकुंडे में शुद्ध भूगोल की विचारधारा को भी शामिल कर लिया। यानी जीवने, होमेयर और गेटरर के प्रभाव से वे प्रभावित हो गए। इसी के साथ धन्यवाद।